हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर PYQ सीरीज़ चल रही है। अगर आज नए चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि PYQ सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको जो सीडीपी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। डेली आपको 30 क्वेश्चंस करवा रही हूँ और साथ में आपको हिंदी पैडागोगी के भी आपको 15 क्वेश्चन जो है मैं करवा रही हूँ। तो ये हमारे चैनल पर अभी करंटली चल रहा है, लेकिन 1 या 2 दिन में आपको जो है EVS के भी, क्या पता आज ही आपको ये वीडियो मिल जाए, EVS के भी मैं अब आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि पहले हम सीडीपी को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम EVS को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा ये सोचना है, बाकी देखते हैं। चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मैं पहले ही बता दूँ, नए जुड़ रहे हैं तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका साथ में ही है क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है। ठीक है, चलिए। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की जो क्षमता को पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? बच्चा जो है सबसे पहले है पेंसिल को बहुत बाद में पकड़ता है। ठीक है, लेकिन आप एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल का भी बच्चा, और उसको आप एक दे देते हैं, आप गेंद दे देते हैं, एक बॉल दे देते हैं, उसको वो फटाफट पहले ही फेंक लेता है। लेकिन बच्चे को पेंसिल पकड़ना जो है बाद में आता है। तो ये हमें बताना है कि ये विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है। अधोगामी सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता, शीर्षगामी सिद्धांत। देखिए, ये होता ही नहीं है। विकास क्रम तो मतलब क्रम रूप से चलता है, एकीकरण है कि मतलब कि सब चीज़ों को जोड़ के रखना। तो आपका राइट ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा गया है। समता, यानी जिसको हम कहते हैं समानता, जो आपकी व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। बिल्कुल, आपकी क्लास में जो है हर व्यक्ति विभिन्न है। क्लास में क्या, हर जगह व्यक्ति विभिन्न है, उसमें विविधता देखने को मिलती है। तो व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, जैसे ही आपके सामने विभिन्नता देखने को मिलती है उसी के अनुसार आप उसको जो है अडॉप्ट करवाते हैं चीज़ों को। पृथकीकरण और नामीकरण, ये आपका समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। बाकी आपके तीनों जो है आपके समावेशी अध्यापन का सिद्धांत है। पृथकीकरण होता है कि अलग करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये तीनों चीज़ें किस में आपको दिखती हैं? कार्यात्मक अटलता में, सृजनात्मकता में, बाह्य अभिप्रेरणा में, आत्म केंद्रीकरण में। सृजनात्मकता क्या होती है गाइस? क्रिएटिविटी होती है। हमेशा ही क्रिएटिविटी में आपको लचीलापन दिखेगा, कठोर दंड में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ क्रिएटिविटी में दिखेगा। अगर आपको ये दोनों वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं तो लचीलेपन से आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? आपको कोई काम दिया गया है और उसको आपने उल्टे क्रम में करना है। एक तो होता है सीधा क्रम होना, एक उल्टे क्रम में कर दिया है, तो किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदीगामक और पूर्व संक्रियात्मक चरण। जो बच्चे में पलटावी अवस्था आती है गाइज, ये आपने पलटावी अवस्था ज़रूर पढ़ी होगी। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो जो पलटावी अवस्था आती है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक चरण पर आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। देखिए, ये तो बिल्कुल ही छोटे बच्चे के लिए ये 2 से 7 में है। ठीक है, फिर ये बच्चे का जो है स्तर बढ़ जाता है, तभी वो उस चीज़ को उल्टा कर पाएगा ना। कॉमन सेंस है इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोध के प्रयत्न, त्रुटि, दोहराव, प्रक्रियात्मक आबद्धता।
क्या लगता है आपको, कौन सी इसमें से जो ये 4 आपको योजनाएं दी गई हैं कि आपको कोई समस्या दी गई है और आपने उसका समाधान करना है, और आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी किसी चीज़ को खोजना। अगर आपको कोई समस्या दी गई है और उसका आप समाधान खोज रहे हैं स्वयं से, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगी। ठीक है, एक ही विधि आपको दी गई है, कलन विधि। इससे भी क्या होगा कि आपकी समस्या जो है अच्छे से आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो 4th ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगितात्मक अधिगम करता है, बाह्य प्रेरित अधिगम करता है, स्व प्रेरित अधिगम करता है, या प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है। देखिए, यहाँ पर रोहिणी खुद से पढ़ रही है, वो खुद से अभिप्रेरित हो रही है, खुद से मोटिवेटेड हो रही है, तो वो स्व प्रेरित अधिगम करता है। तो 3rd ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवहारात्मक, प्रयोगात्मक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी, विषय वस्तु को आप इतना आधार नहीं बना सकते। प्रयोगात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लेव वैगोस्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? सबने वैगोस्की की थ्योरी पढ़ ली होगी अब तक तो। भाषा और भौतिक जगत पर, भाषा और परिपक्वता पर, भाषा और संस्कृति पर, परिपक्वता और संस्कृति पर। सबने ये थ्योरी पढ़ ली होगी। तो भाषा और संस्कृति पर जो है लेव वैगोस्की की जो है बच्चों के विकास के सिद्धांत पर आधारित है। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए बोल रही है। ठीक है, शिक्षण की यह विधि जो है प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल जो है भूलने की संभावना रहती है। अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना ही अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। देखिए, यहाँ पर कह रही है कि अगर हम ऑप्शन को ना पढ़े, एक कॉमन सेंस भी है कि एक प्राथमिका शिक्षिका है, अपने छात्रों को सभी जानकारियाँ हैं, उनको कम से कम 5 बार लिखने के लिए बोल रही है। ये काम सही है। आप किसी चीज़ को 5 बार लिखने के लिए करेंगे तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो बच्चा है वो ऊब ही जाएगा, वो सेकंड बार में लिख के ही ऊब जाएगा। उसको होगा कि क्या हो गया मैडम को, क्यों बार बार इतना बार मुझे कह रही है। ठीक है, तो इस बार बार करने से क्या वो अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम सीख पाएगा? मतलब उस चीज़ को सीख पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे पर इतना पेशेंस नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को उसको बोल रहे हैं कि 5 बार लिखे बच्चा। 5 बार तो बच्चा लिख ही नहीं सकता, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बार में ही वो अक जाता है। ठीक है, तो इससे आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि इससे आपका अर्थपूर्ण अधिगम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा तो पूर्वाभ्यास करना भी कितना, वो तो बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, तो आपका 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कॉमन सेंस पे था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है? अधिक विकारों का बहुक्रम है, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम है, हल्की मानसिक मंदता है, या बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं हैं। देखिए, आपको जो पठन वैकल्य है, जो कहते हैं ना कि जो डिस्ग्राफिया है, जिसको पढ़ने में अक्षमता आती है और जो लिखने में अक्षमता आती है, जिसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, तो ये सब क्या हैं? ये सब आपके अधिगम विकार हैं। ठीक है, तो अधिगम विकारों के बहुक्रम में ये आपका पठन वैकल्य आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। कुम्हार समुदाय की यहाँ पर बात हो रही है। तर्क दिया जा रहा है, कारण दिया जा रहा है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। हमने सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल सही हैं।
ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सही दी हुई हैं कि जो कुम्हार समुदाय है, बच्चे संख्या को पहले नहीं सीखते हैं, उससे द्रव्यमान, क्योंकि कुम्हार जो है वो तरह तरह के शेप्स बनाता है, तो उनको पता है कि कितनी शेप में है हमने उस चीज़ को बनाना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, मिट्टी का दिया, उसको पता है कि कितना द्रव्यमान लगेगा ना, उसको एक आकार का पता है, सब कुछ पता है, तो वो संरक्षण सीख लेते हैं। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तर्क जो दिया गया है ये इस चीज़ के लिए गलत दिया हुआ है, सही है लेकिन ये जो कारण दिया हुआ है कथन के लिए गलत दिया हुआ है। क्या कहा गया है कि जो अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल होता है। आप जो चीज़ सीख रहे हैं उससे आप कहते हैं कि हमने अधिगम करा, ठीक है। क्या होता है, सीखने में परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। और जो आपका विकास है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है, दोनों ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये कारण जो इसके लिए दिया गया है वो गलत दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी होती हैं? संकल्पना मानचित्रों का आप इस्तेमाल करेंगे, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ेंगे और विविध सामग्रियों का प्रावधान करेंगे और कहानियों और उपख्यानों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है वो प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए दिया गया है। तो संकल्पना मानचित्रों का बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मानचित्रों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे उस चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकेंगे। विविध सामग्रियों का, जैसे TLM जिसको कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनका भी आप यूज़ करेंगे तो बच्चे बहुत आसानी से उस चीज़ को सीख सकेंगे। कहानियों का यूज़ कीजिए, उपख्यानों का यूज़ कीजिए, ये सब चीज़ यूज़ कीजिए। लेकिन अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, बच्चा इतना सक्षम नहीं हुआ है प्राथमिक स्तर पर कि वो ये काम कर सके। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है? दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की उन्मुखीकरण। देखिए, यहाँ पर अच्छा लड़का और अच्छे लड़की की बात नहीं हो रही है, ये आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर चोरी करना गलत बात है और उस चोरी करने की वजह से लोग उसको निष्कासित कर देंगे, तो मुझे तो थर्ड ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? ध्यान से पढ़िए, विभिन्न कार्य हैं, बहुत अलग अलग तरह के कार्य हैं, उनको हमने एक जगह जो है स्टोर करके रख लिया है। और इससे क्या है, इसका स्टोरेज का क्या है लक्ष्य, कि उस प्रदर्शन का रिकॉर्ड हमने रखना है। ठीक है, स्टोर करा किसी चीज़ को, मतलब कि जो आपके कार्य हैं, बच्चों के कार्य हैं, उनका हमने संग्रहण किया। रिपोर्ट कार्ड हो गए, एनुअल कार्ड भी बनते हैं, स्पोर्ट्स भी होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो किस लिए करते हैं हम, कि हमने जब लास्ट में जब उनका रिकॉर्ड करेंगे तो उनके प्रदर्शन का हमने रिकॉर्ड करना है, तो वो क्या कहलाता है? रूब्रिक कहलाता है, आंकड़ों का प्रपत्र कहलाता है, फाइल कहलाती है, पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो वो कहलाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी जो है वो गहरे लंबे श्वास भरती है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। परिहार्यता, खंडन, समस्या समाधान, भाव नियमन। देखें, यहाँ पर गहरे गहरे श्वास ले रही है तो वो आपके भावों से ही जुड़ा हुआ है, तो भाव नियमन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का जो है उपयोग नहीं करता है? संकल्पना मानचित्रण, रटना, विचारावेश, स्कीमा सक्रियता। इसमें कहा है कि नहीं करता। रटना कहीं भी यूज़ नहीं होता बच्चों के सीखने में, रटना तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मानचित्रण है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विचारावेश भी होता है और स्कीमा सक्रियता भी उसमें होती है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां जो है वो क्या दर्शाती हैं? जो आपकी वैकल्पिक संरचनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं और भ्रांतियां मतलब इल्यूजन, वो क्या दर्शा रही है? कि अधिगम अक्षमता है उस बच्चे में, स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव है, निराधार दावे हैं, या किसी संप्रत्यय के बारे में उनका सहज विचार है। तो ये क्या दर्शा रही हैं? वो कोई आपका कॉन्सेप्ट है, उसके प्रति वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तभी तो उनको भ्रांति उत्पन्न हो रही है, संकल्पनाएं उसके प्रति उत्पन्न हो रही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है।
यहाँ बहुत बारिश हो रही है हरियाणा में। जेंडर एक डैश अवधारणा है, जैविक है, मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक है या सामाजिक है। तो जेंडर एक आपकी सामाजिक अवधारणा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास जो है किससे प्रभावित होता है, केवल आनुवंशिकता से, ना तो ही आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। देखिए क्वेश्चन की सेंस ही कुछ ठीक नहीं है, इसको एक बार हम स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। भाषा और चिंतन दोनों ही आपकी आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। भाषा और चिंतन दोनों ही आपकी स्वतंत्र प्रक्रिया है। चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करता है या भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका चिंतन है, जो आपकी थिंकिंग है, वो भाषा का निर्धारण करती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी आपकी संस्था जिम्मेदार है। मैं तो कहती हूँ इसके ऑप्शन ही मत पढ़ो, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। परिवार जो है आपका प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। कक्षा में सबके लिए कड़े नियम तो प्राथमिक शिक्षक को कभी भी नहीं बनाने चाहिए। सभी के लिए पाठ्यक्रम समान और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। अधिगम गति किसी बच्चे की निर्धारित नहीं कर सकते आप। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध आ गया है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। किशोरावस्था तक होता है, बाल्यावस्था तक होता है, संपूर्ण जीवन काल के दौरान ही होता है या वयस्क अवस्था तक। नहीं, संपूर्ण जीवन काल के दौरान ही आपका संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है, जिसको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है। यहाँ पर आपको 2 गिलास है, समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। गिलास अगर लंबा हो गया है तो उसमें उसको लगता है कि इसमें पानी कम है और छोटे में पानी ज़्यादा है, लेकिन बड़ा है वो। जीन पियाजे के अनुसार जो अनु की सोच है उसका क्या आधार है। केंद्रीयता है, संरक्षणता है, क्रमबद्धता है या परिपक्वता। देखिए परिपक्वता तो नहीं है, क्रमबद्धता भी नहीं है, संरक्षण भी नहीं करी, केंद्रीयता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना या प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। क्या है कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा यानी कि ऑब्जर्व करके अगर किसी चीज़ को सीख रहा है, तो आपके सामने कोई प्रोसीजर दिया गया है, तो उसका प्रथम चरण क्या होगा। आप उस जो सामने एक चीज़ दी गई है उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा जो आपके विद्यार्थी हैं अगर वो कोई त्रुटि कर रहे हैं उनको समझना एक शिक्षिका के लिए क्यों ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वे अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावक को सूचित कर सकेगी, वे अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, वे कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकेगी, वे अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि अगर बच्चे की त्रुटियों को एक शिक्षिका बहुत आसानी से समझ पा रही है, तो इससे क्या होगा, वो उसकी चिंतन जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएगी कि हाँ भाई ये किस कारण से वो जो है त्रुटि कर रहा है और मुझे उसका निदान करना है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। 27 एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा
बच्चों को डैश बनाती है, निष्क्रिय अनुयायी बिल्कुल भी नहीं, सक्रिय अन्वेषक, निष्क्रिय काट दीजिए, सक्रिय अनुयायी, अन्वेषक बनाती है, अन्वेषक मतलब किसी चीज़ को खोजने वाला, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। अब आप देखिए चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, यहाँ पर सब चीज़ें जो है ना प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, तो वो प्रकृतिवादी है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। विशेष स्कूलों में आप उनका स्थापन कर दीजिए, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, मानकीकृत पाठ्यक्रम, नो, आधारभूत आपको अभिगम्यता दिखानी है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये जरूरी है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। दोबारा से पढ़िए। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवा रही है और वे किस सैद्धांतिक कार्य का गठन कर रही है। देखिए यहाँ पर जो बच्चा है अपने सहपाठियों की सहायता कर रहा है, इसी से क्वेश्चन जो आपका आधा तो यहीं पर क्लियर हो गया कि लेव वैगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, ब्रूनर का रचनावाद नहीं है, बीएफ स्क्रीन का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है और संज्ञानात्मक विकास की भी ज़रूरत नहीं है, तो वैगोस्की का सामाजिक संरचनावाद जो है ये इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो गाइस कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये वाला सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, शेयर मैक्सिमम करें, ठीक है। और आपको पता है कि चैनल पर PYQ सीरीज़ चल रही है, सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल न्यू है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जो है अच्छी अच्छी थ्योरीज़ भी करवा दूँगी, ठीक है। पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं अच्छा कंटेंट दूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि मैं आपको PYQ करवा दूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि CTET में अगर आपने PYQ को भी बहुत अच्छे से कर लिया ना तो कोई मतलब कहती हूँ 70% काम आपका हो जाएगा आराम से, क्योंकि इससे अच्छा मॉक टेस्ट मुझे नहीं लगता कोई और है। अगर आपने कंसेप्ट को पहले पढ़ रखा है और उसके बाद अगर आप PYQ कर रहे हैं तो आपका CTET आसानी से क्लियर हो सकता है। मैंने तो ऐसे ही किया था, ठीक है। मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट पर ध्यान दिया था और PYQ बहुत अच्छे से करे थे और मैंने अपना जो है CTET क्वालिफाई कर लिया। मेरे दोनों पेपर क्लियर हैं, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। मैं आपको सोशल साइंस का भी जो पेपर है अपने चैनल पर ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि मेरा TGT SST है। करंटली मैं जो है MA हिस्ट्री की जो है PGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो जब वो हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको मेरे चैनल पर आपको PGT हिस्ट्री की भी मैं तैयारी करवाऊंगी। तो देखिए कब वो होता है, क्योंकि अभी तो प्रिपरेशन मेरी खुद की ही चल रही है, ठीक है। नेट की भी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो बस जो मैंने किया वो मैं आपको दे रही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि हाँ जो भी दूँ अच्छा दूँ और ऑथेंटिक दूँ। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।